नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। क्वांटम मैकेनिक्स का कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर नंबर 4 है। ओके, नाउ इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में? एक फोटोन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? फोटोन के बारे में। आपने ये फोटोन नाम पहले भी सुना होगा। इसको एक और नाम बोलते हैं क्या? क्वांटा। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटा भी बोलते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा। इसके बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इससे पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए। किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? वहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? BBR यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। और ब्लैक बॉडी हमने पढ़ा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिकली क्या किए? बहुत सारे प्रयास किए। कैसे प्रयास किए? क्लासिकल प्रयास किए, लेकिन सारे के सारे साइंटिस्ट क्या हुए? फेल हो गए। और लास्ट में कब? 1900 में, सन 1900 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? प्लैंक। जिनका नाम क्या था? प्लैंक था, या फिर मैक्स प्लैंक उनका पूरा नाम है। मैक्स प्लैंक ने सबसे पहली बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या दिया? एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया, या बोल सकते हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया। किसने? प्लैंक ने। नाउ प्लैंक के क्या थे? कुछ अजम्पशन थे, या बोल सकते हैं पोस्टुलेट थे। प्लैंक ने क्या दिए? कुछ पोस्टुलेट थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंक पोस्टुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्लैंक पोस्टुलेट। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि जो प्लैंक पोस्टुलेट था ये क्या था, और यही प्लैंक पोस्टुलेट ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या है? उत्तरदायी। यहीं से क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हुआ। क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हुआ। तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? प्लैंक पोस्टुलेट। तो समझते हैं कि प्लैंक पोस्टुलेट क्या था। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि प्लैंक पोस्टुलेट क्या था। प्लैंक पोस्टुलेट, पोस्टुलेट अबाउट एनर्जी। किसके रिलेटेड था? यहाँ पे अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में उन्होंने क्या बोला? तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जिसको हम पंच लाइन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से बोलते हैं। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। वो क्या है हमारे पास? एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, या फिर अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस। एनर्जी लिख के चलते हैं, ठीक है, आप भी लिखिए। एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट continuous, it is discrete, it is discrete, it is discrete। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इज डिस्क्रीट। इसको थोड़ा और इस तरह लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, थोड़ा और इसको इस तरह लिखते हैं, हम बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय एनी बॉडी। ऐसे बोलो और अच्छा लगेगा। क्या? एनर्जी, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी बॉडी। वो ब्लैक बॉडी भी हो सकती है, या फिर कोई भी बॉडी भी हो सकती है, या फिर हमारे घर में रखा हुआ तवा भी हो सकता है। ठीक है, वो भी क्या करता है? एनर्जी को इमिट और एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी बॉडी इज डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूअस, इज डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूअस। कैसा नहीं होता है? वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। और प्लैंक ने बोला एंड इट इज गिवन एज दिस एनर्जी, या फिर इट इज गिवन एज, उसको हम कैसे देते हैं या फिर कैसे लिखते हैं? गिवन एज मैथमेटिकली E इज इक्वल टू, यानी एनर्जी इक्वल टू NH न्यू। कैसे लिखते हैं हम इसको? E इज इक्वल टू NH न्यू लिखते हैं। और ये जो मैंने यहां पर लिखा मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसे हम बोलते हैं क्या? प्लैंक क्वांटाइजेशन रूल। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लैंक क्वांटाइजेशन रूल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको एक और नाम है क्या? प्लैंक पोस्टुलेट। इसी को हम प्लैंक पोस्टुलेट भी बोल सकते हैं। प्लैंक, ये तो थ्योरेटिकल था, ये मैथमेटिकल पोस्टुलेट। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? प्लैंक पोस्टुलेट है। ठीक है, पोस्टुलेट का मतलब होता है हवा में कही गई बातें, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, वैसे है आप इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। लेकिन उस समय, जिस समय प्लैंक ने पहली बार बोला, उसे सीधे सीधे बोल दिया। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन उस समय कुछ नहीं था, बाद में जाके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया, तो उस समय सीधे सीधे क्या बोल दिया? इसको प्लैंक पोस्टुलेट बोल दिया। क्लियर हुई बात? नाउ अब देखो, तो क्या है यहाँ पर? E इज इक्वल टू NH न्यू है। तो N क्या है यहाँ पर? देखो, सबसे समझते हैं कि N क्या है। N इज 0, 1, 2, 3 एंड सोन कहाँ तक? इन्फिनिट तक। N की ये वैल्यू हो सकती है ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सोन। नाउ H क्या है? H इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, और प्लैंक ने ये दिया तो उनके नाम पर इसको नाम बोल दिया क्या? प्लैंक कांस्टेंट। जो H है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर? प्लैंक
कांस्टेंट है, h इज प्लैंक कांस्टेंट। अगर ये कुछ कांस्टेंट है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी जो पूरे यूनिवर्स में क्या होगी, सेम होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एंड दिस वैल्यू h इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है, 10 टू द पावर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये क्या है, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी जिस रेडिएशन या फिर जो एनर्जी निकल रही है या फिर जो रेडिएशन वहां से निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्या होता है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, प्लैंक पोस्टुलेट हो गया। देखो इसी प्लैंक पोस्टुलेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कैसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको क्या बोलूं और करके, इसे यहां मिटा देता हूं। ठीक, ये लिख लिया होगा ना आपने, ठीक है। देखो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। देखो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, मैं ये लिख सकता हूं, जो ये लिखा है मैंने ना, इसी को मैं ऐसे भी लिखता हूं, एनर्जी इमिटेड और absorb by any body is in form of बंडल ऑफ एनर्जी। ध्यान देना क्या है ये, बंडल या फिर पैकेट, बंडल नहीं बोल सकते हैं, पैकेट ही बोलते हैं, बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब और इमिटेट जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में होती है, बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है, एंड दीज बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आइदर फोटोन और क्वांटा। तो यहां में आगे क्या लिख देंगे, दीज बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। क्या कहते हैं उनको हम, क्वांटा, या फिर इसका एक और नाम है क्या, फोटोन। उन्हीं को हम क्वांटा या फिर फोटोन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। एंड नाउ अब, और इन जो क्वांटा या फोटोन की जो एनर्जी होती है, या फिर एक क्वांटा या फिर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, या बोल सकते हैं एक बंडल या फिर एक पैकेट की जो एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। तो आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम लिखो एनर्जी ऑफ वन पैकेट को क्या, किसको रिप्लेस कर दो आप, फोटोन को। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। ठीक है, ये भी वही हुआ, ये भी क्या हुआ, प्लैंक पोस्टुलेट, यही हुआ। इसका क्या हुआ, दूसरा रूप हुआ। यहाँ पर सिर्फ किससे रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पर डिस्क्रीट ना लिख के क्या लिख दिया हमने, इन फॉर्म ऑफ पैकेट एंड बंडल ऑफ एनर्जी लिख दिया। और जो एक पैकेट की जो एनर्जी होगी या फिर एक बंडल की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, एच न्यू के बराबर होगी। ठीक है, देखो अब ये दो एक जैसे कैसे हुए, यहां से देखो इसे मिटा दूं मैं, क्योंकि यहां पर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, इसे मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, अब यहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, अभी मैं डिस्कस किया, मिटा दिया मैंने, दोबारा लिख देते हैं। n इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। ओके, अगर n की जगह 1 पुट करूंगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, यानी 0 एनर्जी इमिट और ऑब्जर्व, कोई एनर्जी इमिट और ऑब्जर्व नहीं हो रही है। अगर n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो कितनी एनर्जी आएगी, एच न्यू एनर्जी आएगी। n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो कितनी एनर्जी आएगी, 2 एच न्यू आएगी। n की जगह 3 पुट करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 3 एच न्यू आ जाएगी। अगर 4 पुट करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 4 एच न्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एनर्जी हो सकती है, यानी एनर्जी की ये वैल्यू हो सकती है। या फिर अगर कोई मेरे पास क्या है, बॉडी है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट कर रही है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, एच न्यू हो सकती है, 2 एच न्यू हो सकती है, 3 एच न्यू हो सकती है, 4 एच न्यू हो सकती है। नाउ इधर आओ, इसको पढ़ो, क्या बोला, एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व बाय एनी बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी। दीज बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा और फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि किसी की बॉडी के द्वारा इमिटेट और एब्जॉर्व जो रेडिएशन है या बोल सकते हैं एनर्जी है वो 0 है, तो उसने कितना फोटोन इमिट और एब्जॉर्व किया, 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 फोटोन, 0 फोटोन। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कितनी है, 0 है। अगर मैं ये बोल रहा हूं उसकी एनर्जी अगर पहली एनर्जी 0 है तो फिर उसके बाद एनर्जी क्या हो सकती है, उसकी एच न्यू हो सकती है, दूसरी एनर्जी। तो अगर एनर्जी एच न्यू है,
इमिटेट और एब्जॉर्ब एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। तो इसका मतलब उसने कितने फोटोन इमिट और एब्जॉर्ब किए होंगे, 1 फोटोन, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। तो उसने कितना फोटोन इमिट और एब्जॉर्ब किया होगा, 1 फोटोन। कितना, 1 फोटोन। ओके, अगर यहां पर ई की जगह कितना है, 2h न्यू है, तो उसने कितने फोटोन एब्जॉर्ब और इमिट किए होंगे, या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा, कोई भी एक केस हो सकता है। ठीक है, कितने फोटोन किए होंगे, 2 फोटोन। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 2 फोटोन, 2 फोटोन। ठीक है, नाउ अगर एनर्जी इक्वल टू कितना हो मेरे पास, 3h न्यू हो, अगर एनर्जी कितना हो, 3h न्यू हो, तो उसका मतलब उसने कितने फोटोन इमिट या फिर एब्जॉर्ब किए होंगे, आंसर है 3 फोटोन। कितने फोटोन, 3 फोटोन। कितने, 3 फोटोन उसने क्या किए होंगे, या तो इमिट किए होंगे या फिर क्या किए होंगे, एब्जॉर्ब किए होंगे। ठीक है, तो ये दो चीज सेम तो हुई, ये दो चीज क्या हुई, सेम हुई। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली, एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी, एंड दिस बंडल ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। तो फोटोन क्या होता है एक्चुअल में, बंडल ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, क्या होता है, फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी होता है। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, यहाँ पर मेरे पास एच न्यू के बराबर होती है। फोटोन क्या होता है समझ में आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुई बात ना। फोटोन पढ़ लिया हमने, अब हमने ये जान लिया कि फोटोन क्या होता है ना। अब क्या होती है, इस फोटोन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। और ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ भी जाता है 2 नंबर में आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, और वैसे न्यूमेरिकल करने के लिए इंपॉर्टेंट भी है प्रॉपर्टी, कहाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ओके, एक मिनट। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है। अभी हमने डिस्कस किया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर रखा है क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू कितनी होती है, इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। ठीक, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहाँ पे लिखता हूं जहां छोटा तो नहीं हो जाता, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है ना, मेरे को जबरदस्ती छोटा लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर छोटा लिख रहा हूँ तो आप मुझे बताइए, तो मैं तुम्हें बोर्ड चेंज करूँगा या फिर मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड तो अभी चेंज कर नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। ठीक, तो बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये कितना है, एच न्यू। ठीक, दोबारा वापस आते हैं, तो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, यानी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, एच न्यू आ जाएगा। किसके लिए, फोटोन के लिए। ठीक है, इतनी एनर्जी होती है किसके पास, एक फोटोन के पास। अगला, फोटोन का मास, दूसरी प्रॉपर्टी कितनी है मेरे पास, मास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन। ठीक है ना, मास ऑफ फोटोन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, याद रखना, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो ध्यान सुनिए कि मास ऑफ फोटोन क्या होता है। तो ध्यान सुनिए, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, जब फोटोन क्या होगा, रुका हुआ होगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन इज 0। कितना होता है, 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब लेकिन फोटोन क्या है, रेडिएशन एक्चुअली, यानी फोटोन क्या है, एनर्जी है, यानी बंडल ऑफ एनर्जी है। और बंडल ऑफ एनर्जी होने का मतलब रेडिएशन, और रेडिएशन किस स्पीड से चलता है, लाइट की स्पीड से। कोई भी रेडिएशन है, जैसे यहाँ मेरे पास बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से मेरे चश्मे पे रेडिएशन पड़ रहा है, दिख रहा है आपको हरा हरा। ठीक है, तो मेरे चश्मे पे रेडिएशन पड़ रहा है, तो जो रेडिएशन पड़ रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है, या फिर जो एनर्जी पड़ रही है वो किस स्पीड से चल रही है। या फिर जो सन हमारे अर्थ में जो रेडिएशन फेंकता है, या बोलते हैं सुबह जो हमारे विजिबल लाइट होती है, उसका जो रेडिएशन होता है वो किस ऑर्डर का होता है, या फिर उसकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोटोन इज मूव विद वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, या फिर विद वेलोसिटी ऑफ लाइट
तो क्या आ जाएगा देखो, फोटोन इज मूव विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट को जनरली किससे रिप्रेजेंट, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से क्या करता है, फोटोन मूव करता है। सो इट हैव सम रिलेटिविस्टिक, सॉरी इट हैव सम डायनेमिक मास। इसके पास क्या होगा, कुछ डायनेमिक मास होगा। सो इट हैव सम डायनेमिक मास, डायनेमिक भी बोलते हैं और काइनेटिक भी बोलते हैं, डायनेमिक और काइनेटिक मास। उसके पास क्या होगा, कुछ डायनेमिक या फिर काइनेटिक मास होगा। लेट अज्यूम कर लो, लेट m बी द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि स्मॉल m ये क्या है मेरे पास, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन है। देन फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से हमको क्या पता होता है, E इक्वल टू mc²। देन फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन वी नो E इक्वल टू mc²। हियर m इज डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। यहाँ m क्या है, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन है। एंड दिस डायनेमिक मास इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर E अपॉन कितना आ जाएगा, c²। ठीक है, E इज एनर्जी ऑफ फोटोन, C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस m इज डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। क्लियर हुई बात। नाउ E की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा देखो, ये दिस इज इक्वल टू कितना है, ये hν डिवाइडेड बाई c²। कितना आ गया, hν डिवाइडेड बाई कितना आ गया, c²। तो m इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दिस वन, m यानी मास इक्वल टू कितना आ गया, hν डिवाइडेड बाई c²। अगर ये मास है और ये मूव कर रहा है, इसके पास क्या होगा, कुछ मोमेंटम होगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, मोमेंटम फोटोन बताइए। मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, अभी हम जानते हैं कि मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये, लाइट की वेलोसिटी से। तो मास, और मास कितना है इसका, स्मॉल m है। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इंटू कितना आ गया, c आ गया। वैल्यू पुट कर दो मास की, अभी हमने निकाला मास कितना निकाला हमने, E अपॉन c²। कितना निकाला, E अपॉन c² इंटू c, c से c गया। तो यहाँ से मेरे पास मोमेंटम p इज इक्वल टू कितना आ गया, E अपॉन c आया। और E की जगह पुट सकता हूँ मैं, hν पुट कर सकता हूँ। तो कितना आ गया, ये hν अपॉन c आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो ये क्या निकला, मोमेंटम निकल गया। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू कितना आ गया, hν अपॉन c निकल के आ गया। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कुछ ऐसे करते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या सकता हूँ मैं, h अपॉन, देखो इस टर्म को देखो, इसे मैं h अपॉन न्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी c अपॉन न्यू लिख सकता हूँ। p इज इक्वल टू h c अपॉन न्यू। एंड सिंस वी नो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू, या फिर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये तो होता है वेवलेंथ इक्वल टू c अपॉन न्यू होता है। तो c अपॉन न्यू की जगह पुट सकता हूँ, लैम्डा पुट कर सकता हूँ। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर h अपॉन लैम्डा आ गया। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, h अपॉन लैम्डा। तो मोमेंटम को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया इसका मोमेंटम। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगला है चार्ज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टी नंबर 4 है मेरे पास क्या, चार्ज ऑफ फोटोन। चार्ज ऑफ फोटोन, ठीक है। तो कितना चार्ज होगा फोटोन में, देयर इज नो चार्ज इन फोटोन। फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, नो चार्ज। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर किसी फोटोन को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा, आंसर नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, चार्ज है। और चार्ज इसमें है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसमें लगता है, चार्ज में लगता है। अगर फोटोन का चार्ज ही 0 है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं अगर उसमें क्या रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करूंगा। तो देयर इज नो फोर्स इन फोटोन व्हेन वी पुट इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ना दूसरा है, अगर मेरे पास ये फोटोन है और इसको मैं क्या कराऊं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराऊं, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा,
हम जानते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब कोई फोटोन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? आंसर नहीं लगेगा, क्योंकि फोटोन पर कोई चार्ज है ही नहीं। अगर उसमें चार्ज है ही नहीं तो उसको मूव कराओ मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ भी कराओ, उसमें कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। तो इंपॉर्टेंट लाइन लिख देना यहाँ पर जैसे कि देयर इज नो फोर्स इन फोटोन व्हेन वी प्लेस्ड इट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई बात? या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंबाइनली बोल सकते हो आप इसको। ओके, तो ये क्या होगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर हुई बात? तो ये सब क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन और फोटोन से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको कुछ और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप नोट करिए, मैं क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन इसे मिटा दूं मैं, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। ठीक है, आप ये नोट नहीं किया होगा ना, ये नोट हो गया होगा तो इसे मिटा देते हैं। एक चीज़ और, ये क्या है, मेरे पास एनर्जी है और एनर्जी कितनी होती है, कितनी है यहाँ पर, एच न्यू है। अगर मैं आपसे पूछूं जो विजिबल लाइट का फोटोन होता है, विजिबल लाइट का मतलब क्या हुआ, जो सन से निकलती है लाइट ना, वो विजिबल लाइट है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है। तो विजिबल लाइट की जो एनर्जी होती है, नोट करके लिख दो यहाँ पर, वो होती है मेरे पास कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना एक चीज़ और आई यहाँ पर, एक टर्म आया क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो फोटोन की एनर्जी होती है क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो उसको हम जूल में मेजर नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं लेकिन क्या आएगी, बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक नई यूनिट होती है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, पहले वो समझ लेते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी क्या होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी होती है ना। अगर मैं किसकी बात करता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये क्या है, बोल्ट, बोल्ट यानी कितना आया, 1 बोल्ट। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बोल्ट आ गया। और कूलम बोल्ट को कंबाइनली क्या लिख सकता हूं मैं, जूल लिख सकता हूं। तो कूलम बोल्ट इक्वल टू क्या होता है, जूल होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्वल टू कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कूलम बोल्ट को जूल कैसे लिख दिया। देखो हमने पढ़ा था 11th में कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, W/Q0 होता है। ये फॉर्मूला याद है? ठीक है, V इज इक्वल टू W/Q0। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, Q0 इंटू V आ गया। ये क्या हुआ, जूल, ये क्या हुआ, कूलम, और ये क्या हुआ, बोल्ट। ठीक है, तो कूलम बोल्ट का लिखता हूँ मैं, जूल लिख सकता हूँ। क्लियर हुई बात? तो ये क्या हुई, इसकी एक यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये क्या होता है, एनर्जी क्या होती है इसकी, बहुत स्मॉल होती है। तो इसको ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगेगा, 10⁻⁻19 जूल, उससे अच्छा क्या लिख दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, अच्छा लग रहा है ना लिखने में। ठीक है, तो अच्छा लगेगा, इसलिए हमारे पास नई यूनिट निकाल दी है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन करते हैं, ये लिख दिया ना आपने, ठीक हो गया। हो फोटोन क्वांटा। ओके, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 3 अर्ग। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 3 अर्ग, 3 अर्ग। ठीक है, अर्ग, अर्ग क्या होती है, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, और उसने दिया हुआ है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ओके, इतना होता है। हम लोग उसको क्या करना है, मोमेंटम फाइंड करना है, मोमेंटम P। ठीक है, करो फाइंड, जीनियस हो आप तो P इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, E/c²। क्या होता है, P, ओके सॉरी, क्या होता है, E/c होता है। P इज इक्वल टू E/c कैसे होता है, देखो अभी हमने डिस्कस किया, E इक्वल टू क्या होता है, mc²। रटने की बात तो है ही नहीं, E इक्वल टू mc²। तो मास इक्वल टू कितना आ जाएगा, E/c²। ना मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो mc हो जाएगा।
अब यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर दो, कितना आ जाएगा e अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से c कैंसिल, तो कितना आ गया e अपॉन सी आ गया। e दिया हुआ कितना हमको 3 अर्ग, 3 अर्ग कहने का मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -7, c की वैल्यू को पहले से पता होती है 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस 8। ठीक, नाउ इससे ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना है 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -8 और कितना आ गया 10 टू द पावर -15। ये क्या निकला हमारा मोमेंटम। बताओ मोमेंटम यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? जीनियस बता पाएगा। देखो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास का कितना होता है केजी, मीटर पर सेकेंड। कक्षा 11th की बातें हैं और कभी कभी बच्चा भूल जाता है, भूलने की रटने की बात तो है ही नहीं, फॉर्मूला पता है यूनिट निकाल देंगे, बहुत सिंपल बात हुई। ओके 10 टू द पावर -15 केजी मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन लिख दूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड आउट द एनर्जी मास एंड मोमेंटम। 3 चीज निकालनी है। क्या बोल रहा है? फाइंड आउट एनर्जी मास एंड मोमेंटम P ऑफ एन एक्सरे, ये P है, ठीक है, P ऑफ एन एक्सरे, ठीक है, फोटोन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, एक्सरे फोटोन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। ठीक है, नाउ ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, अगर बहुत छोटी लेंथ हो तो उसको हम किसमें मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ठीक, ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आउट एनर्जी मास मोमेंटम ऑफ एन एक्सरे फोटोन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, सही है, 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। ना कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एनर्जी की। तो लिख दो भैया एनर्जी। ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, आप पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार पॉज कर लो, पॉज करके इसको खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है आपका। अगर आ गया है, ठीक है, हम करें, आगे बढ़ते हैं। देखो हम निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? एच न्यू होता है भैया। एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब न्यू तो दिया नहीं है, लैम्डा दिया, तो इसको HC अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। सिंस न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा होता है। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा आ जाएगा ना। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ, क्या टर्म बताने जा रहा हूँ। क्या है ये? H कॉन्स्टेंट, C कॉन्स्टेंट। तो H और C का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। ध्यान देना, हमेशा याद रखना है इसको कि H और C का जो प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिकल में जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। H और C का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि HC इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर नैनोमीटर, इतना होता है। ठीक, अगर इसको मैं एंगस्ट्रम में लिखना चाहूँ, देखो नैनोमीटर क्या होता है? दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर और 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है कितना? 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि HC इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है SC इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। देखो ये तो मैंने बता दिया आपको। अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पर SC की जगह ये सीधे पुट कर सकते हो, या फिर आप H और C की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। H की वैल्यू कितनी होती है? H इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और C की वैल्यू कितनी होती है? C इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब आपकी मर्जी है, आप इन दो वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो आपका आंसर यही आने वाला है अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद। या फिर आप आंसर को क्या कर लो? याद कर लो, या फिर इन दोनों का आंसर याद कर लो, क्योंकि बहुत जगह काम आएगा ये, यहीं पर नहीं बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उसके बाद क्वांटम इफेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ ये काम आने वाला है। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ थोड़ा कहाँ पुट कर दो? इधर। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर HC की जो कितना है मेरे पास? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइड में कितना है? लैम्डा। लैम्डा कितना देगा? 1 एंगस्ट्रम। ठीक ना, अगर आप ऐसे लिखते तो आपको यहाँ पर इस 1 एंगस्ट्रम लैम्डा को 1 एंगस्ट्रम दिया था, इसको मीटर में चेंज करना पड़ता, 10 टू द पावर -10 मीटर लिखना पड़ता, तब आप फिर यहाँ वैल्यू पुट करते, इन सबको सॉल्व करते, तब जाके आंसर आता। यहाँ पर तो बड़े जल्दी सॉल्व होगा। देखो इससे ये कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 12400 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। क्या आ गया? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना उसको जूल में लिखना चाहोगे, सिंस वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो वैल्यू पुट कर दो इधर, तो E इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 12400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गया। ठीक, ये क्या निकल गई मेरे पास एनर्जी। कैलकुलेट कर लेना, ये एनर्जी आ जाएगी। अब दूसरा क्या निकालना है हमको, मास निकालना है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, ये होता है देखो मास का फॉर्मूला, इसे मिटा दें। ठीक है, इसे मिटा दो। अब यहां से नीचे को मास कैलकुलेट कर लो। बताओ भैया क्या हो जाएगा मास। देखो क्या होता है हमारे पास m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। ई हमने ये निकाल रखा है इधर पर, कितना है 12400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या फिर इसको ऐसे रहने दो। देखो मास इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये क्या है मेरे पास एच न्यू अपॉन, ओके सॉरी चलो ऐसे रहने दो, इसीलिए लिखो एनर्जी लिखो। एनर्जी कितना है मेरे पास 12400 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर करने का मतलब 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मास इक्वल टू कितना आ जाएगा 12400 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 डिवाइड में कितना आ गया देखो, दिस इज इक्वल टू 9 3 3 जा 9 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा ये 8 दूना 16 10⁻16, ये 16 हो जाएगा -16 हो जाएगा। और तो m इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 12400 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, और ये क्या है -19, फिर उसके बाद और ये माइनस का कितना 16, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके बताओ। दिस इज इक्वल टू 19 प्लस 6 सॉरी 9 प्लस 6 कितना आया 15, हासिल एक 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 2 और एक 3 35 आ गया ये। तो इंटू कितना है 10⁻35 आ गया। ये जो टर्म है इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो इसको मैं लगभग मास कितना आ जाएगा अप्रॉक्स इक्वल टू 10⁻35 kg आ जाएगा। ठीक है, आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो आप इस टर्म को क्या कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अब किसकी बात करते हैं हम, मोमेंटम की बात कर लेते हैं। देखो मोमेंटम कितना आ जाएगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू कितना होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगला टर्म क्या है मोमेंटम, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी कितनी c, मास कितना है ये रखा हुआ देखो 10⁻⁻35 इंटू c, c कितना है मेरे पास दिस वन c यानी 3 इंटू 10⁸, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 10⁻, ये 15 हो गया है यहाँ पर, सॉरी 35 है, 35 में से 8 गया तो कितना बचा हमारा, दिस इज इक्वल टू, बताओ भैया कितना बचेगा 8 6 14 8 5 सॉरी 8 6 8 7 27, कितना बचा 27, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज इक्वल टू मोमेंटम। ये क्या निकल गया मेरे पास मोमेंटम निकल गया, दिस इज मोमेंटम 10⁻⁻27। यानी बहुत कम मोमेंटम होता है फोटोन का, और मास भी क्या होता है बहुत कम होता है। और एक ऐसा मास है ध्यान देना डायनेमिक मास, ठीक है, जब क्या कर रहा है मूव कर रहा है, और जब रेस्ट में होता है तब तो मास कितना होता है 0 होता है, कोई डिस्कशन ही नहीं है वहाँ पर। क्लियर हुई बात, ओके। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मिटाओ, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको नोट कर लो पहले आप। ठीक, अगला क्वेश्चन एक बार आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऐसे मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा लग रहा है आपको, फोटोन ऐसा ही होता है, अभी बहुत सारे काम करने वाला है फोटोन में तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक, उसके बाद हम अभी ये पढ़ेंगे कि अभी तो हम सिर्फ क्या है पोस्टुलेट है, हमको एक्सपेरिमेंटली दिखाना भी है कि फोटोन एग्जिस्ट करता है, रियल में फोटोन एग्जिस्ट करता है, ऐसा हमको दिखाना भी है। अभी हम लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि फोटोन एग्जिस्ट करता है ऐसा हमको कैसे पता चला, फिर उससे आने वाले अगले 2 लेक्चर में हम उस बात को डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या क्या हुआ था फोटोन को जानने के लिए, या फोटोन एग्जिस्ट करता है उसके बारे में जानने, उस एग्जिस्ट करता है ये प्रूफ करने के लिए। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको देखते हैं, मतलब उसको डिस्कस करते हैं, फिर वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फोटोन एग्जिस्ट करता है इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट है। कुछ लोगों को पता होगा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो तो सीख ही जाएगा, हम तो पढ़ाएंगे ही। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेड लाइट। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ
photon of a red light of wavelength 6.0 into 10 to the power minus 7 meter, whose energy is equal to the energy of one X-ray photon equal to the energy of one X-ray photon, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ कितना दे रखा है हमको 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर, ठीक है। हमको नंबर ऑफ फोटोन क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। देखो क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, नोट कर ले क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसा अच्छा लग रहा है, पहले मैं नोट करूंगा क्योंकि मैं भी कंफर्टेबल हूँ, शायद आपको भी कंफर्ट होगा, ठीक है। सही है ना, ऐसे बता देना आप, सही नहीं होगा तो ठीक। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, whose energy is equal to the energy of one X-ray photon of wavelength 1.6 into 10 to the power minus 13 मीटर, ठीक है। क्लियर हुई बात। देखो कहने क्या चाह रहा है, मेरे पास दो लाइट है, एक क्या है मेरे पास रेड लाइट और दूसरी क्या है मेरे पास एक्सरे। एक क्या है मेरे पास यहाँ पर रेड लाइट है और दूसरी क्या है मेरे पास यहाँ पर एक्सरे है। देखो फिर क्या बोल रहा है, रेड लाइट के कितने फोटोन की एनर्जी इसके एक फोटोन के एनर्जी के बराबर होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रेड लाइट के कितने फोटोन की एनर्जी इस एक्सरे के एक फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी, वो हमें निकालना है। अज्यूम कर लो कि रेड लाइट के n फोटोन चाहिए। रेड लाइट कहाँ विजिबल रेंज में आता है और एक्सरे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। तो ऑब्वियसली बात है एक्सरे की एनर्जी क्या होगी, इस रेड लाइट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके ज़्यादा फोटोन चाहिए इसके एक फोटोन की एनर्जी के बराबर करने के लिए, ठीक। अज्यूम कर लिया तो उसके n फोटोन चाहिए, ठीक है। अगर इसके मैं n फोटोन की एनर्जी क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो मुझे एक्सरे की एक एनर्जी के फोटोन के बराबर एनर्जी मिलेगी, ठीक। क्लियर हुई बात ना। इसके कितने फोटोन हैं, n फोटोन है और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h c अपॉन लैम्डा ऑफ किसकी, रेड लाइट। क्या होता है, h c अपॉन लैम्डा ऑफ रेड लाइट। अब इस एक्सरे की एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो एनर्जी ऑफ एक्सरे कितना आ जाएगा, h c अपॉन लैम्डा ऑफ एक्सरे। एक्सरे है गामा रे है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, एक्सरे है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लैम्डा एक्सरे, लैम्डा ऑफ एक्स। और ये दोनों क्या है बोल रहा है, वो इक्वल है, ठीक। देखो इस HC से ये HC क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन n इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा ऑफ रेड लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ एक्सरे, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, दोनों दे रखे हैं हमको। नंबर ऑफ फोटोन कितना आ गया 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और डिवाइड में कितना आ गया एक्सरे का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। देखो ये 15 चक्को 60, 4 बार कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ फोटोन n इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 फिर 10 टू द पावर 13, कितना बचा 10 टू द पावर कितना आ जाएगा बताओ 6, सॉरी 13 माइनस 7 कितना होता है, 13 माइनस 7 7 6 13 कितना 6। इतने क्या है नंबर ऑफ फोटोन। जब रेड लाइट के इतने फोटोन मिलेंगे उनकी एनर्जी यानी इतने रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी एक्सरे के एक फोटोन की एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये भी क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, होमवर्क हेड डालिए होमवर्क। देखो होमवर्क क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। क्या है बोल रहा है, कैलकुलेट द number of photon emitted per second by a 1 kilowatt X-ray emitter monochromatic X-ray emitting monochromatic
मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ वन एंगस्ट्रम। यहाँ पर एक टर्म आया क्या, मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बोलते हैं, सिंगल वेवलेंथ। ठीक, तो ये क्या है, हमारा होमवर्क है। तो इसका आंसर लिखिए आप, और आंसर आप मेरे को कहाँ बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये क्या होगा, हमारे पास फोटोन के बारे में हो गया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे आप, कि फोटोन एग्जिस्ट करता है, ये कैसे प्रूफ होगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूफ चाहिए कि एक्चुअल में फोटोन एग्जिस्ट करता है। प्लैंक ने तो क्या दिया, पोस्टुलेट दिया कि फोटोन, एक फोटोन नाम की चीज होगी, एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। हमको प्रूफ भी करना है कि एक्चुअल में एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। तो हमारे पास दो मेन एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक क्या होता है, दो मेन एक्सपेरिमेंट, एक क्या है मेरे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो दूसरा है मेरे पास वो होता है हमारे पास कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और ये दोनों इफेक्ट का जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ कब पॉसिबल है, जब हम ये अज्यूम करके चलें कि एनर्जी किस फॉर्म में चलती है, फोटोन के फॉर्म में चलती है, यानी फोटोन एग्जिस्ट करता है तभी हम इन दोनों को, या फिर और भी हैं लेकिन मेनली हमारे पास दो हैं, इन दो एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल रिजल्ट तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दो एक्सपेरिमेंट को, जब हम क्या अज्यूम करके चलें कि जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था किसने किया था, इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने किया था विद द हेल्प ऑफ प्लैंक पोस्टुलेट, या फिर विद द हेल्प ऑफ प्लैंक फोटोन हाइपोथेसिस। जो उन्हें फोटोन होगा बोला, उसकी हेल्प से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब फोटोन एग्जिस्ट करता है। ठीक, क्लियर हुई बात। ये आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और भी अच्छे बेहतरीन तरीके से। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।